हेलो दोस्तों, एसएटी एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशीष पांड्याल लेकर के आया हूं आपके लिए एक पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण वीडियो, एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रियम्बल यानी प्रस्तावना का भाग 2। हमने इससे पहले इसका पार्ट 1 देखा हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, आपको फिर ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा ये पार्ट 2। तो प्रियम्बल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, आपको पता ही है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसीलिए ये टॉपिक आपका कवर कराया जा रहा है। आइए देखते हैं। एसएटी एकेडमी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आप हमसे ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं, ले सकते हैं। आप घर बैठे सस्ते रेट पे, सस्ते दामों पे आप आराम से घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। फीस बहुत ही कम रखी गई है ताकि सारे बच्चे आराम से पढ़ाई कर सकें। तो अगर आप इच्छुक हैं, कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पर कॉल करके एक बार जानकारी ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भारत का संविधान की उद्देशिका, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, उसको एक बार और देख लेते हैं ताकि आपकी याद ताज़ा हो जाए और एक बार रिवीजन भी हो जाए। देखिए, और इसी में से 4-5 क्वेश्चन भी आपका बन जाता है। जैसे पहला दिया हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, तो देखिए इसमें प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इतने वर्ड हैं उद्देशिका में। ये पूछता है क्वेश्चन, याद रखना। इनमें से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इसके अलावा पूछेगा कितने तरह के न्याय हैं, तो 3 न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। यानी ये भारत के नागरिकों को तीनों न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता की बात करेगा तो 5 तरह की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो ये 5 स्वतंत्रता प्राप्त हैं भारत के नागरिक को। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। इसके अलावा समानता की बात करें तो 2 प्रकार की समानताएं प्राप्त हैं, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। तो ये याद रखना। इसके अलावा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, तो ये अखंडता वर्ड भी बाद में ऐड किया गया था 42वें संशोधन के द्वारा, ये याद रखना। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, तो ये तारीख याद रखना, इस दिन संविधान सभा को एक्सेप्ट किया गया था। संविधान सभा के द्वारा अपने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया गया था। मिति मार्क्सी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित किया करते हैं। एक चीज़ याद रखना, इसमें विक्रमी संवत का जिक्र मिल रहा है, लेकिन अगर आपसे पूछे नेशनल कैलेंडर कौन सा है, राष्ट्रीय संवत कौन सा है, तो वो है शक संवत, ना कि विक्रमी। ठीक, ये याद रखना। आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हमने कुछ प्रश्न पिछले वीडियो में देखे थे, बाकी के प्रश्न आज के वीडियो में देखेंगे। 15 से 20 प्रश्न हैं, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप देखेंगे कि ये आसानी से आप कर ले जाएंगे, नहीं देखा तो एक बार उसको जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आज का। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। लौकिक सार्वभौमिकता है भारत में, ये किससे सिद्ध होता है? जो सब प्रस्तावना का वर्ड है, पहला वर्ड, उसी से। तो ऑप्शन में है, तो कुछ दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, ये पूछना चाह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना जो है प्रियम्बल है, वो किन वर्डों से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑप्शन है प्रजातांत्रिक भारत, जनता के जनतंत्र शब्द, जनता के जनतंत्र, जनता के लोकतंत्र, या हम भारत के लोग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपने जैसा अभी पढ़ा, पीछे ही देखा था, आपने देखा हम भारत के लोग, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो हम भारत के लोग, इसका मतलब होता है लौकिक सार्वभौमिकता, यानी कि सभी लोगों को साथ में लेकर के चला जा रहा है भारत में। तो लौकिक सार्वभौमिकता शब्द से संविधान की उद्देशिका की शुरुआत होती है। ठीक, याद रखना। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इस वर्ड से कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है। इसका मतलब होता है कि जनता ही सर्वशक्तिमान है, सबसे पावरफुल है, और कोई बाहरी सत्ता के अधीन में हम नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? यानी जो सभी व्यक्ति हैं भारत के, सब पूर्णता और समान रूप से मानव है, मतलब सबको एक समान पावर दिया हुआ है और सभी मानव एक समान है।
तो ये क्या कहलाता है? सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद या अंतःक्रियावाद? इसमें आप कंफ्यूज होंगे और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीसीएस के एग्जाम में, और भी एसएससी वगैरह में भी आ चुके हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लाया, जबकि पीछे भी ये बता चुका हूँ। तो ये जाना जाता है सार्वभौमिकता के नाम से। ठीक, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता मतलब सभी लोग एक समान हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या होता है? जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसका सही देखिए, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाता है सेकुलर, जो कि एक तरह से गलत वर्ड है। देखिए, इस प्रश्न में धर्मनिरपेक्ष ही गलत दिया हुआ है। अपने संविधान में जो वास्तविकता में जो शब्द दिया गया है वो है पंथ निरपेक्ष, ना कि धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का इंग्लिश अनुवाद होता है सेकुलर, लेकिन पंथ निरपेक्ष का इंग्लिश अनुवाद सेकुलर नहीं होता है। ये भी याद रखना आप, चाहे आप सर्च कर सकते हैं। तो सेकुलर, लेकिन ये एक विडंबना है कि इंग्लिश वर्जन में इसको सेकुलर बोला गया है, हिंदी में पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द का मीनिंग पूछ रहा है क्वेश्चन में, धर्मनिरपेक्ष दे देगा और गलत नहीं मानेगा। याद रखना, दोनों का मतलब एक जैसा होता है। तो धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष का मीनिंग पूछ रहा है। भारत में अनेक धर्म हैं, भारत को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, या भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो देखिए, चारों ऑप्शन सही हैं एक तरह से, कि भारत में अनेक धर्म हैं, भारत को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है और व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है धर्म का पालन करना। लेकिन अगर इसका मीनिंग पूछ रहा है तो आपको केवल इसका जवाब बताना है। तो इसका जवाब है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं। राज्य का मतलब किसी भी राज्य सरकार या देश का कोई एक धर्म नहीं है। ये देश पंथ निरपेक्ष है, यहाँ सभी धर्मों को बराबर माना जाएगा। तो धर्म निरपेक्ष शब्द का सही मीनिंग होता है कि भारत में कोई धर्म नहीं है। आप ये मत समझ लीजिएगा धर्म निरपेक्ष मतलब यहाँ सभी धर्मों का आदर होता है, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये होगा कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता है। तो ये याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? वही शब्द घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है। पिछले वीडियो में भी हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे ताकि सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। अभी भी हमने पढ़ा था। अब ऑप्शन है, देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न या लोक कल्याण। तो आपने देखा होगा कि ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुता संपन्न तीनों वर्ड आपको मिले थे, केवल लोक कल्याण वर्ड था जो इसमें नहीं मिला था। तो ये लोक कल्याण इसका सही जवाब होगा। ये संविधान को उद्देशिका में आपको नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? देखिए, आप पूछ रहा है कि किस तरह की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। हमने पढ़ा था कि भारत में 5 तरह की स्वतंत्रता का वर्णन था। ठीक, अब वो किस तरह की देखिए, 1 मिनट देख लीजिए आप तो याद हो जाएगा। स्वतंत्रता की बात कर रहा है तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक, तो ये 5 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। प्रश्न पे आते हैं, तो प्रश्न में है किस तरह की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो आपने अभी देखा कि धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सारे स्वतंत्रता भारत के नागरिक को दिया हुआ है। लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता आपको प्रियम्बल में नहीं मिलेगा। ठीक, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है प्रियम्बल में। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? न्याय की बात कर रहा है। तो न्याय की बात कर रहा है, अब पूछ रहा है कि कौन सी न्याय की बात नहीं की गई है। ठीक, तो देखिए, ऑप्शन है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या धार्मिक न्याय। इसमें से किस न्याय का जिक्र नहीं है? तो 3 तरह के न्याय की बात की गई है प्रियम्बल में, अभी जैसे हमने देखा था, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दिया गया है, लेकिन आर्थिक न्याय दिया गया है, और आर्थिक न्याय दिया गया है, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय दिया गया है, धार्मिक न्याय नहीं दिया गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, धार्मिक न्याय। ठीक, अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। तो ये आपको पता है कि बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ये संविधान में नहीं थे। इन शब्दों को 1977 में जोड़ा गया, तो ये गलत है। आपको पता है 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, 1976 में। 1985 के संविधान में जोड़े गए, तो बिल्कुल गलत, 1976 में। संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, तो ये प्रस्तावना के अंग है, प्रियम्बल के अंग है। तो ये तीनों गलत है, केवल
आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? तो ऑप्शन आपसे पूछेगा मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए, आप एक चीज याद रखिएगा कि संविधान की आत्मा, जो संविधान की आत्मा है, के एम मुंशी ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। इसको के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, यानी पॉलिटिकल होरोस्कोप बोला, होरोस्कोप, पॉलिटिकल होरोस्कोप या राजनीतिक पत्री कहा। उसके बाद एक सुभाष कश्यप जी ने कहा कि संविधान शरीर है, अगर संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है, संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। तो कुल मिला के उद्देशिका को ज़्यादातर लोगों ने संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तो उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है, या जो आप बोल सकते हो अमेंडमेंट या संशोधन को आप बोल सकते हो, अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो उस हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन याद रखना, अगर अंबेडकर के नाम से क्वेश्चन पूछे कि अंबेडकर ने किसको कहा है, तो ऑप्शन डी बताइएगा, नहीं तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? तो किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, भीमराव अंबेडकर ने, के एम मुंशी, महात्मा गांधी ने। देखिए, अभी मैंने ही बताया ना कि प्रस्तावना को किसने जन्म कुंडली कहा है, राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, तो इसको कहा है के एम मुंशी ने। तो याद रखना, के एम मुंशी ने इसको जन्म कुंडली कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। तो पवित्र दस्तावेज भीमराव अंबेडकर ने इसको कहा था। ठीक, तो भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये भी आपको बात याद रखनी है। ये सारी चीज़ें आपको आगे भी मिलेंगे। अब कह रहा है कि किस वाद में, ये भी क्वेश्चन पूछता है, यूपी पीसीएस में आया हुआ है, कई सारे पीसीएस और एसएससी में भी पूछ लिया है। तो किस विवाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? देखिए, पहले ये भाग तो था ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किस मैटर में बोला था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है? तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, या मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, याद रखना, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका जो है वो संविधान का हिस्सा है, पार्ट है। ठीक, इसके अलावा एक और मैटर याद रखना है, केशवानंद भारती बनाम या केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट। तो इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट था, इसने इसको पार्ट माना था। तो दो मैटर ऐसे थे जिसमें प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया था। एक तो बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और एक था केशवानंद भारती वर्सेस केरला। ठीक, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग शब्द करके, मतलब उन्होंने बोला कि मौलिक संरचना और इससे छेड़खानी नहीं की जा सकती, या इसमें कुछ मौलिक चेंज नहीं लाए जा सकते, या ऐसा कोई भी चेंज नहीं लाया जा सकता जो संविधान की प्रस्तावना को परिवर्तित करे। पूरे संविधान में कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं लाया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता जो कि संविधान की प्रस्तावना को से छेड़खानी करे। केस है बेरूबारी, AK गोपालन, प्रिवी पर्स या केशवानंद भारती। तो जैसे कि अभी आपको बताया मैंने, केशवानंद भारती, ये ज़्यादा याद रखना, केशवानंद भारती वाला केस ज़्यादा पूछता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किससे उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय की जिक्र की बारे में बात किसमें की गई है? ठीक, उद्देशिका और मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और प्रियम्बल में, उद्देशिका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स और प्रियम्बल में, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको पता है कि जो आर्थिक न्याय है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल प्रस्तावना में कहा गया है, तो उद्देशिका में कहा गया है, और इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। ये हमारा आर्थिक न्याय जो है वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ये भी आपको पता है। ये सारी चीज़ें आपको अगले पार्ट में मिलेगा, मौलिक अधिकार क्या होता है। तो मौलिक अधिकार में बिल्कुल आर्थिक न्याय की बात नहीं की गई, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कहाँ की गई है। तो प्रस्तावना में जिन जिन बातों की जिक्र किया गया है उनका डिटेल में कहाँ पे आपको मिलेगा। ऑप्शन है मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य में। यह संविधान के पाठ में कहीं नहीं है। तो ऑप्शन ए है फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, बी है, सी है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फंडामेंटल ड्यूटी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। इन तीनों में जो प्रियम्बल में आपको मिलेगा वही सारी चीज़ें आपको लगभग सारी चीज़ें आपको यही तीनों चीज़ों में मिलेगी, उनके डिटेल में उनके बारे में बात की गई, तो उसकी व्याख्या उसको एक्सप्लेन किया गया है इन तीनों में। तो इसका ऑप्शन होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। यानी जो प्रियम्बल है उसको कौन, मतलब कौन सी चीज़ ऐसी है जो प्रियम्बल को ही एक तरह से रिप्रेजेंट करता है, फिर से उसी को आप बोल सकते हो कि रिप्रेजेंट करता है। फंडामेंटल राइट, या प्रियम्बल, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, या संसद। देखिए इसमें कहने का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये हमको कहाँ से पता चलता है। तो ये हमको पता चलता है संविधान की प्रस्तावना से। जब हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तभी हमको समझ में आ जाता है कि भारत में क्या बात करना चाहता है, किस तरह की स्वतंत्रता दिया जाता है, किस तरह के न्याय की बात की गई है, किस तरह की समानता की बात की गई है, एकता और अखंडता की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें बात की गई हैं प्रस्तावना में, और इसी को डिटेल में बाकी के पार्ट में बात किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई। जैसे अभी हमने पढ़ा था, ऑप्शन है 2, 3, 1 या 4। तो अब हमने पढ़ा था 3 तरह के न्याय की व्यवस्था की गई है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, इन 3 तरह के न्याय की बात की गई। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय का मतलब है कि सबको आर्थिक आज़ादी मिली होगी, वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं अपना। और राजनैतिक न्याय का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, समान राजनीतिक अधिकार, एक बराबर राजनीतिक अधिकार, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी वोट दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद आज का आपका अंतिम प्रश्न है, देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है, कौन सी बात इसमें सही कही गई है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, तो ये गलत है, बिल्कुल प्रत्याभूत है। सामाजिक समानता की बात की गई है संविधान में, तो ये सही है। देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, तो ये गलत है। अंग्रेजों के समय में बिल्कुल सामाजिक समानता विद्यमान नहीं थी, ये प्रत्याभूत नहीं है, तो ये भी गलत है ना कि ये प्रत्याभूत है, होगा मतलब है इसमें। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, तो बिल्कुल प्रत्याभूत है, और ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो इस तरह से आपका आज का अंतिम प्रश्न ये खत्म होता है। ठीक, तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके अलावा अगर आप कोई भी कोर्स घर बैठे करना चाहते हैं तो बहुत ही कम फीस पे, बहुत ही लो प्राइस पे आपको एडमिशन मिलेगा और ऑनलाइन कोर्स आपको कराया जाएगा, कंप्लीट कोर्स। तो अगर आप इच्छुक हैं, अगर आपका मन है कि आप घर बैठे तैयारी करिए, बहुत सारे फॉर्म आए हुए हैं, SSC CPO, SSC CHSL के एग्ज़ाम बाकी हैं, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होने वाले हैं, UPSI, MPSI और भी CTET, SST, कुछ भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप नंबरों पे कॉल कर सकते हैं जो कि आपके वीडियो के शुरुआत पे बताया गया था। तो आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।